इस वीडियो में हम क्लास 8 लिविंग साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन को पढ़ेंगे। हमें खाने से न्यूट्रिशन मिलता है और खाना हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब अनाज को उगाना और एनिमल्स की रेयरिंग मतलब ह्यूमन यूज़ के लिए जानवरों का पालन पोषण करना और अनाज उगाना, उस साइंस को एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ था। पहले ह्यूमंस भटकने वाले फूड गैदरर्स, खाना जमा करने वाले थे जो कच्चे फ्रूट्स और सब्जियां और मारे गए एनिमल्स को खाने के रूप खाते थे। फिर उन्हें पता चला कि बीजों यानी सीड्स को बोकर पौधे उगाए जा सकते हैं जिन्हें खाने के रूप में खा सकते हैं। यही एग्रीकल्चर की शुरुआत थी। ह्यूमंस को अब खाने के लिए भटकना नहीं पड़ता था। वे फार्मर्स बन गए और फार्मिंग कम्युनिटीज़ में सेटल हो गए। उन्होंने एनिमल्स को खाने और दूसरे उद्देश्य से पालना शुरू कर दिया। आज वर्ल्ड के काम करने वाले 40% लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं। इंडिया 60% यानी कि इंडिया के 60% लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं। एग्रीकल्चर में 100 साल तक के पहले ज़्यादा बदलाव नहीं आए थे। उसके बाद एकदम से बहुत सारे बदलाव आए, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स की नई वैरायटीज़ का डेवलपमेंट, फर्टिलाइजर्स का यूज़, क्रॉप्स फसल को बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ और ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स मशीन का यूज़ करने लगे। इसकी वजह से अच्छी फसल और अच्छी यील्ड यानी उपज हुई। इंडिया में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में शुरू हुआ, जिसके कारण फूड ग्रेन्स खाने का अनाज कई गुना बढ़ गया। टेबल 1.4 में देख सकते हैं। पेज नंबर 6, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जो सब्जियों, फलों, फूलों और सजावटी प्लांट्स के प्रोडक्शन के साथ डील करता है। यह एग्रीकल्चर की तरह ही है पर स्मॉलर स्केल पे यानी छोटे स्तर पर होता है। अब क्रॉप प्लांट्स पढ़ते हैं। जब खाने के लिए बहुत सारे प्लांट्स एक ही जगह पर लगाए जाते हैं तो उसे क्रॉप कहते हैं। जब गेहूं के पौधे एक ही जगह पर बहुत सारे लगाए जाएं तो उसे गेहूं की खेती यानी गेहूं का क्रॉप कहते हैं। सीरियल्स यानी अनाज पहली क्रॉप जो काटी गई थी। सीरियल्स लंबे ग्रास होते हैं जिन्हें उनके सीड यानी बीज के लिए काटा जाता है। इन न्यूट्रिशियस सीड्स को फूड ग्रेन्स कहते हैं। ये स्टेपल फूड यानी रोज़ खाया जाने वाला खाना देते हैं। जैसे साउथ में स्टेपल फूड है राइस। वीट और राइस बहुत इम्पॉर्टेंट सीरियल्स हैं। खाने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। इन्हें जिस उद्देश्य से उगाया गया है उसी तरह से क्लासिफाइड किया गया है। जैसे फूड क्रॉप्स ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए खाने की तरह उगाई गई क्रॉप्स होती हैं। प्लांटेशन क्रॉप अलग अलग मार्केट्स में बेचने के लिए बहुत बड़े एरिया में उगाई जाने वाली क्रॉप प्लांटेशन क्रॉप होती हैं। कैश क्रॉप्स फार्मर के द्वारा यूज़ ना की जाने वाली और प्रॉफिट के लिए उगाए जाने वाली क्रॉप्स कैश क्रॉप्स होती हैं। टेबल 1.1 में इंडिया में ग्रो होने वाली कुछ कॉमन क्रॉप प्लांट्स की लिस्ट दी गई है। सीरियल्स में वीट, पैडी यानी राइस, मेज़, बार्ले, रागी। पल्सेस में ग्राम, पीज, बीन्स। ऑयल सीड्स, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर और भी आप देख रहे हैं। हम क्रॉप को सीज़न के अनुसार भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। इंडिया में मेनली 2 सीजन्स होते हैं क्रॉप काटने के लिए, खारिफ और राबी सीजन्स। खारिफ क्रॉप्स जैसे कि पैडी को उगाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। ये साउथ वेस्ट मॉनसून की शुरुआत में बोए जाते हैं मतलब जून जुलाई मंथ में, और मॉनसून के बाद काट लिए जाते हैं। कुछ दूसरे खारिफ क्रॉप्स भी हैं जैसे मेज़ यानी कि मक्का, सोयाबीन, कॉटन। अब राबी क्रॉप्स पढ़ेंगे जैसे कि वीट यानी गेहूं को विंटर सीजन की शुरुआत में बोया जाता है मतलब अक्टूबर टू दिसंबर मंथ में, और मार्च टू अप्रैल में काटा जाता है। कुछ राबी क्रॉप्स भी हैं जैसे कि ग्राम यानी चना, पी यानी मटर, मस्टर्ड यानी सरसों, लिनसीड यानी अलसी। अब क्रॉप को प्रोड्यूस करने के मेथड पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन।
मॉडर्न एग्रीकल्चर साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। हेल्दी ग्रोथ मतलब अच्छी ग्रोथ और अच्छी आउटपुट के लिए क्रॉप को ऑक्सीजन, सनलाइट, पानी, मिट्टी से कीड़ों से बचाना, यानी मिट्टी से कीड़ों से इन सब से बचाना। कटाई के बाद स्टोरेज प्रॉपर करने की ज़रूरत होती है। ये भी पता है कि अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग पानी की ज़रूरत, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत, सॉइल का टाइप भी अलग होता है। खुली फसल वाले एरिया में बहुत सारी सनलाइट और एयर अवेलेबल होती है। क्रॉप्स की दूसरी ज़रूरतों के लिए फार्मर को स्पेशल कोशिश करनी पड़ती है और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप अपनाना पड़ता है। ये स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की खेती के लिए तैयार करना, फिर सीड्स, बीजों को सिलेक्ट करना और उन्हें बोना यानी सो, फिर मैन्योरिंग यानी खाद देना, फिर इरिगेशन यानी पानी देना, फिर वीडिंग, एक्स्ट्रा टाइप के पौधों को निकालना, फिर फसल को कीड़ों और बीमारी से बचाना, फिर काटना, थ्रेशिंग और विनोइंग करना, फिर स्टोरेज करना। अब हम हर एक स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। सॉइल यानी मिट्टी पौधे के रूट्स यानी जड़ों को बांधती है, पानी और न्यूट्रिएंट्स देती है और ऑक्सीजन भी देती है। मिट्टी में जो माइक्रोब्स यानी छोटे जीव और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जैसे अर्थवॉर्म वे सॉइल को फर्टाइल करते हैं। अब पेज नंबर 7, सॉइल की तैयारी में सॉइल को लूज़ करना और टर्निंग इन्वॉल्व होती है। लूज़ करना मतलब सॉइल जो अभी फ्लैट है उसे थोड़ा खोदना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा लूज़ हो जाए, और टर्निंग मतलब ऊपर की मिट्टी को थोड़ा नीचे करना और नीचे की मिट्टी ऊपर ले आना। और ऐसा क्यों किया जाता है? इसके भी फ़ायदे हैं, जैसे कि पहला, जब सॉइल लूज़ किया जाता है तो उसमें हवा अंदर चली जाती है और यही हवा पौधों की जड़ों यानी रूट्स द्वारा ब्रीथ करने के लिए यूज़ की जाती है। सेकंड है, सॉइल लूज़ करने से रूट्स ज़्यादा नीचे तक जा पाती हैं और इसके कारण पौधे ज़्यादा ताकत से मिट्टी में खड़े रहते हैं। फिर है, सॉइल लूज़ होने से अर्थवर्म और माइक्रोब्स आसानी से पैदा हो जाते हैं और ये माइक्रोब्स सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। सॉइल को टर्निंग और लूज़ करने से न्यूट्रिएंट वाली मिट्टी ऊपर आ जाती है। फिर प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को आसानी से अब्जॉर्ब कर पाते हैं। फिर है, लूज सॉइल फर्टिलाइज़र्स के साथ आसानी से मिल जाती है। मिट्टी को टर्न करने और लूज़ करने के प्रोसेस को टिलिंग या प्लोइंग कहते हैं। प्लोइंग नॉर्मली एक लकड़ी या आयरन प्लो का यूज़ करके की जाती है। ये प्लो या तो कोई एनिमल जैसे बैल खींचती है या ट्रैक्टर में लगाकर प्लो से मिट्टी लूज़ की जाती है। आजकल वो आयरन यानी लोहे का प्लाऊ ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हम फिगर 1.1 में प्लाऊ की पिक्चर देख सकते हैं। प्लाऊ शाफ्ट को बैल या ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है तो प्लाऊ शेयर से मिट्टी लूज होने लगती है। टिलिंग की हुई मिट्टी में बड़े बड़े लम्स हो सकते हैं। इन लम्स को क्रश करने की ज़रूरत होती है। फिर सॉइल लेवल में आ जाती है। यह लेवलिंग लकड़ी या लोहे के लेवलर के द्वारा की जाती है। लेवलिंग करने से सॉइल को हवा या पानी के द्वारा बहने से रोक सकते हैं, मतलब लेवलिंग से सॉइल इरोजन रोक सकते हैं। टेबल 1.2 में एग्रीकल्चर के यूज़ होने वाले इम्प्लीमेंट्स दिए हुए हैं। इम्प्लीमेंट्स यानी कि औजार। टेबल 1.2 प्लाइंग के लिए, लेवलिंग के लिए, सोइंग के लिए। प्लाइंग के लिए लकड़ी या लोहे का प्लाऊ, लेवलिंग के लिए लकड़ी या लोहे का लेवलर, सोइंग के लिए प्लाउज, हाथों से बोना या सीड ड्रिल्स एक्सेट्रा दिए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, सीड का चुनाव और उनको बोने का स्टेप 1 देखते हैं। जब सॉइल यानी मिट्टी तैयार हो जाती है तो मिट्टी में बीजों को बोया जाता है। बीजों को बोने यानी सोइंग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पहला है, जो सीड्स यानी बीज सो करना है वो अच्छी क्वालिटी के
हेल्दी और डिसीज से फ्री होने चाहिए, नहीं तो हमारी फसल खराब हो सकती है। सेकेंड, सीड्स को कितने नीचे तक सो करना है, उसकी गहराई पहले से प्लान कर लेना चाहिए। अगर ज़्यादा नीचे सो करेंगे तो सीड्स अच्छे से रिस्पायर नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि बीज यानी सीड्स में से जो पौधा बाहर आने वाला है वो मिट्टी के इतने नीचे से ऊपर ही ना आ पाए। और अगर कम गहराई पर सो करेंगे तो बर्ड्स ये सीड्स खा जाएंगी। सीड्स को जर्मिनेट यानी अंकुरित होने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए मिट्टी में पानी ज़रूर होना चाहिए। हालांकि अगर बहुत ज़्यादा पानी होगा मिट्टी में तो भी सीड्स अंकुरित यानी जर्मिनेट नहीं होंगे। फिर अगला वाला है सीड्स यानी बीज को प्रॉपर डिस्टेंस यानी पर्याप्त दूरी से सो करना चाहिए। अगर ज़्यादा पास पास सीड्स होंगे तो उन्हें पर्याप्त पानी, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो जगह बिना वजह वेस्ट होगी। हम सीड्स को मैनुअली या सीड ड्रिल के द्वारा सो कर सकते हैं। मैनुअली सीड्स को हाथों से स्प्रिंकल यानी फेंक कर सो कर सकते हैं। इसे ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में एक कमी है कि यह खेत पर अनइवनली मतलब कहीं ज़्यादा सीड्स या कहीं कम सीड्स गिर जाते हैं। अब एक्टिविटी 1 देख लेते हैं। इस एक्टिविटी में हमें अनहेल्दी सीड्स यानी ख़राब सीड्स में से हेल्दी सीड्स यानी अच्छे सीड्स अलग करना है। एक बीकर को आधा पानी से भरो, कुछ गेहूं के सीड्स को इसमें डालो और स्टर मतलब मिक्स करो। अब कुछ समय के लिए वेट करो। क्या कुछ सीड्स पानी में नीचे तरफ गए हैं और कुछ सीड्स पानी में फ्लोट कर रहे हैं। जो खराब सीड्स होते हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं मतलब तैर रहे हैं, क्योंकि वो सीड्स अंदर से ख़राब हो गए हैं, और अच्छे सीड्स पानी में नीचे चले जाएंगे। इस तरह से हम अच्छे सीड्स को ख़राब सीड्स से अलग कर सकते हैं। आप फिगर 1.2 में एक सीड ड्रिल की पिक्चर देख रहे हैं। इसमें एक लंबा ट्यूब लगा है जिसमें एक फनल शेप की ओपनिंग है। यह ट्यूब प्लाऊ से जोड़ता है, फिर सीड्स को फनल में डाला जाता है। जैसे ही प्लाऊ सॉइल में फरोज यानी खांचे गैप बनाता है तो ड्रिल के द्वारा सॉइल में सीड्स डिपॉजिट कर देते हैं। सीड ड्रिल सीड्स को बराबर दूरी पर सो करता है और प्रॉपर गहराई यानी डेप्थ पर सो करता है, और सोइंग के बाद सीड्स मिट्टी से ढक जाते हैं जिससे बर्ड्स इन सीड्स को नहीं खा पाती हैं। कभी कभी सीड्स को खेत में डायरेक्टली सो नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें सीड बेड्स जिन्हें नर्सरीज कहते हैं वहाँ पर प्लांट करते हैं। जब ये प्लांटलेट्स मतलब छोटे पौधे बन जाते हैं जिन्हें सीडलिंग कहते हैं, फिर उन्हें सीडलिंग्स को खेत में लगाए जाते हैं, जैसे कि राइस, टोमेटो, ओनियन, चिली, ब्रिंजल, इनके सीडलिंग्स लगाए जाते हैं। इस प्रोसेस में फार्मर सिर्फ अच्छे सीडलिंग्स चूज़ करते हैं और इनको फील्ड में लगाते हैं। समय प्रॉपर डिस्टेंस पर लगाते हैं, यानी समय पर प्रॉपर डिस्टेंस पर लगाते हैं। इसके कारण क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता है। अब नेक्स्ट स्टेप मैन्योरिंग पढ़ते हैं। हमें मालूम है प्लांट्स को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट को सॉइल से मिलते हैं, इसलिए जब क्रॉप्स को सॉइल से काटा जाता है तब तक ये क्रॉप्स सॉइल से अपनी ज़रूरत के न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। अगर बहुत समय तक खेती की जाए तो लैंड से सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए ये न्यूट्रिएंट्स टाइम पर रिकवर होते रहना चाहिए, और ये रिकवरी नेचुरल मेथड से या मैन्योर यानी खाद डालने से या फर्टिलाइज़र्स ऐड करके रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो हम पहले नेचुरल मेथड्स पढ़ेंगे। फील्ड फैलो। अगर हम फील्ड को एक या एक से ज़्यादा सीज़न के लिए बिना यूज़ किए ऐसे ही छोड़ दें तो डेड प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर जो फील्ड पर इकट्ठा हो जाते हैं वो लैंड को माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज का मतलब सड़ना होता है, सड़ाना होता है, इसलिए न्यूट्रिएंट्स सॉइल में वापस आ जाते हैं। दूसरा मेथड क्रॉप रोटेशन। हर क्रॉप को कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा तो कुछ न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, यानी कम चाहिए होते हैं। यदि फार्मर्स हर सीज़न में बदल बदल कर
मतलब एक सीज़न में कोई क्रॉप लगाएं तो नेक्स्ट सीज़न में दूसरी कोई क्रॉप लगाएं। मतलब क्रॉप 1 को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो क्रॉप ने सॉइल से ले लिए, तो उसके बाद क्रॉप 2 लगाए जिसे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्रॉप 1 के कंपेयर में। तो क्रॉप 1 ने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, वो क्रॉप 2 के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए क्रॉप 2 के समय अपने आप सॉइल में पुराने न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। फिर फार्मर्स क्रॉप 2 की फसल काटने के बाद चाहे तो क्रॉप 1 लगा सकते हैं। इसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए गेहूं और राइस ने सॉइल का ज़्यादातर नाइट्रोजन यूज़ कर लिया है। ये नाइट्रोजन अपने आप रिकवर हो सकती है अगर नेक्स्ट क्रॉप लेग्यूम जैसे कि पी यानी मटर या ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली की लगाई जाए। क्लास 7 में हम लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, जिससे सॉइल में अब नाइट्रोजन कंपाउंड्स आ गए हैं और अब नेक्स्ट वीट या राइस क्रॉप के लिए फील्ड रेडी है। अब नेक्स्ट मेथड्स मिक्स क्रॉपिंग पढ़ते हैं। कभी कभी 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स एक ही फील्ड में लगाई जाती हैं। ये क्रॉप्स इस तरह से चूज़ की जाती हैं कि एक क्रॉप की ज़रूरत के न्यूट्रिएंट्स दूसरी क्रॉप के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे कि लेग्यूमिनस क्रॉप जो कि पीज, सोयाबीन्स या ग्रीन बीन्स होते हैं यानी कि होती है, और सीरियल क्रॉप्स जैसे कि वीट या राइस। इन क्रॉप्स को साथ में उगाया जा सकता है। कॉटन और ग्राउंडनट को साथ में उगाया जा सकता है। हालांकि ये नेचुरल मेथड्स सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। फार्मर्स को समय समय पर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स सॉइल में ऐड करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर कैसे यूज़ किए जाते हैं। मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, मतलब ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट से मिलते हैं। ग्रीन मैन्योर विशेष रूप में उगाई जाने वाली क्रॉप से सॉइल में प्लाउ करने के लिए बनाई जाती है। हालांकि लेग्यूम्स, राई ग्रास, फेनुग्रीक एक्सेट्रा सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। एनिमल मैन्योर में एनिमल वेस्ट होता है। कंपोस्ट एक मैन्योर है जो डेड प्लांट्स और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनता है। कंपोस्ट सभी अवेलेबल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को गड्ढे में लेयर बाय लेयर दबाकर ऊपर सॉइल की लेयर फिर ऑर्गेनिक मटेरियल्स की लेयर करके दबाया जाता है और इसे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। सॉइल में मौजूद बैक्टीरिया और फंगी डिकम्पोजिशन को तेज़ कर देते हैं। फिर कंपोस्ट में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिसिंग रहते हैं। अब हम फर्टिलाइजर्स पढ़ेंगे। फर्टिलाइजर्स ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। फर्टिलाइजर्स में प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फर्टिलाइजर्स हैं NPK फर्टिलाइजर्स। NPK में नाइट्रोजन यानी N, फास्फोरस P और पोटेशियम K सॉल्ट्स होते हैं। इन्हें आसानी से स्टोर किया जा सकता है। ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए प्लांट्स डायरेक्टली इन्हें अब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्रॉप यील्ड्स को बढ़ाते हैं। हालांकि अगर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं तो इससे सॉइल को नुकसान होता है। ये सॉइल को पोरस यानी खाली कर देते हैं। ये एक्सेस फर्टिलाइजर्स बहकर वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स यानी पानी में रहने वाले एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में बनते हैं, पर मैन्योर फील्ड में बनाए जाते हैं। फार्मर्स नॉर्मली मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को मिलाकर यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 2 में कुछ मूंग सीड्स लेने हैं जिन्हें 12 to 18 घंटे के लिए अंकुरित होने के लिए छोड़ना है। 1 या 2 दिन में ये सीडलिंग्स बन जाएंगे। कुछ सॉइल, कंपोस्ट और NPK फर्टिलाइजर्स इकट्ठा करना है, इनको मिक्स करना है। देखते हैं कैसे मिक्स करना है। 4 खाली ग्लास लेना है। पहले ग्लास में कुछ सॉइल डालो कंपोस्ट के साथ, सेकेंड ग्लास में सॉइल डालो NPK फर्टिलाइज़र के साथ, थर्ड ग्लास में सॉइल डालो
कॉम्पोस्ट और NPK दोनों के साथ। 4th क्लास में कुछ सॉइल, इसमें कोई भी मैन्योर या फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। कुछ इक्वल साइज़ की सीडलिंग्स चूज़ करो और हर ग्लास में 2 सीडलिंग्स लगा दो। हर ग्लास में सेम अमाउंट का वाटर डालो। अब ये सीडलिंग्स को सनलाइट में रखो। इन्हें रेगुलरली पानी देते रहो। 10 दिन के बाद इनकी ग्रोथ चेक करो। हमने क्या ऑब्जर्व किया वो लिखना है। किस ग्लास में ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई, मतलब किस ग्लास में सीडलिंग सबसे लंबी हुई है। किस ग्लास में सीडलिंग की अच्छी ग्रोथ हुई है, मतलब हेल्दियर सीड्स किस में हैं। जिस ग्लास में मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों मिक्स हैं उसमें अच्छी ग्रोथ होगी। अब हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स के बीच का डिफरेंस पढ़ते हैं। टेबल 1.3 में मैन्योर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और फर्टिलाइज़र्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं जो ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं। मैन्योर में ह्यूमस बहुत होता है पर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, और फर्टिलाइज़र्स में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं पर ह्यूमस नहीं होता है। मैन्योर फील्ड में बनाए जाते हैं और फर्टिलाइज़र्स फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।